बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है पंजाब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2005। कंज्यूमर को हम आम अल्फाज में, आम फहम में सारफ़ कहते हैं। सारफ़ कौन होता है? सारफ़ ये है कि आप किसी शॉप पे कोई चीज़ ख़रीदने के लिए गए, आप सारफ़ हैं। जिसने आपको वो चीज़ बेची वो मैन्युफैक्चरर है। आप किसी फ्रूट शॉप पे गए, आपने फ्रूट लिया, आप सारफ़ हैं। आप मेडिकल स्टोर पे गए, आपने मेडिसिन ख़रीदी, आप सारफ़ हैं, आप कंज्यूमर हैं। इसकी मैं एक एग्ज़ाम्पल भी देता हूँ। उससे पहले थोड़ा सा बता दूँ कि ये लॉ जो है ये डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स के हवाले से है। डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स में कुछ एग्ज़ाम्पलें मेंशन कर दूँ, मिसालें मेंशन कर दूँ आपको। मिसाल के तौर पे आपने एक घर ठेके पे बनने के लिए दे दिया, उसकी कंस्ट्रक्शन या कंपोजिशन आपके मुताबिक नहीं हुई, या जो मटेरियल लगा वो ठीक नहीं लगा, आप अदालत में आ सकते हैं। आप डिस्ट्रिक्ट जो कंज्यूमर की प्रोटेक्शन काउंसिल है वहाँ पे जा सकते हैं। वहाँ पे एक अथॉरिटी एंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, वहाँ पे जा सकते हैं। आपकी कोई एडिक्वेट वार्निंग किसी चीज़ पर नहीं दी गई या एक्सप्रेस वारंटी मेंशन नहीं की गई तो आप वहाँ पे जा सकते हैं। अब बड़ी आसान अल्फाज में या बड़ी आसान मिसालें जो है वो मैं आपको दे देता हूँ। मिसाल के तौर पर आप एक मेडिकल स्टोर पर गए हैं, वहाँ से आपने कोई मेडिसिन ख़रीदी है। वो मेडिसिन ख़रीदने के बाद आपने वहाँ से एक रसीप्ट यानी रसीद ली है। उस रसीद के ऊपर प्राइस मेंशन है, टैक्स की कटौती कितनी हुई है वो मेंशन है। जो मेडिसिन आपने ली है, मिसाल के तौर पे आपने सिरप लिया है, उस सिरप के ऊपर ये चीज़ मेंशन है कि इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स कौन से हैं जिनको आप अज्जाए तरकीबी कह लें। उसके अलावा उसके ऊपर एक्सपायरी डेट है कि फ़लाँ तारीख को ये सिरप जो है एक्सपायर हो जाएगा, उसके बाद आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसके अलावा जो है उसमें कंपनी का नाम लिखा हुआ है। उसके अलावा जो है वो तमाम चीज़ें उसमें मेंशन हो गई। आप वो लेकर घर आ गए, कुछ अरसा गुज़रा तो उसके बाद वो जो सिरप है या वो जो मेडिसिन आपने ली है वो इस्तेमाल की तो उसके बाद उसका रिएक्ट हो गया या साइड इफ़ेक्ट्स हो गए, तो डॉक्टर ने आपको बताया कि ये जो आपने मेडिसिन यूज़ की है उसका फार्मूला ठीक नहीं था या वो एक्सपायर हो गई थी, तो आपने एक्सपायरी मेडिसिन यूज़ की है। तो जब डॉक्टर ने आपको बताया तो आप उसके ख़िलाफ़ अदालत में जा सकते हैं, आप उसके ख़िलाफ़ प्रोटेक्शन काउंसिल में जा सकते हैं, आप उसके ख़िलाफ़ अथॉरिटी एंड गवर्नमेंट में जा सकते हैं। उसके अलावा जो इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें हैं उनके ख़िलाफ़ आपके पास ये कंज्यूमर कोर्ट है। आपने कोई फ्रीज़र ख़रीदा, आपने कोई फ्रिज ख़रीदी, आपने कोई इस्त्री ख़रीदी, तो इन चीज़ों के लिए भी आपके पास यही कंज्यूमर कोर्ट है। उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट की जो प्रोटेक्शन काउंसिल है वो है, अथॉरिटी है। जो डिस्ट्रिक्ट की एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल है जिसको डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेट ऑफिसर भी उसका मेंबर है। जो कंज्यूमर की प्रोटेक्शन काउंसिल है इसके 24 मेंबर हैं जिनमें 11 ऑफिशियल्स हैं, बाकी नॉन ऑफिशियल्स हैं। वो 50,000 तक जो डीसी है वो जुर्माना कर देता है आपकी कंप्लेंट पे अगर आपकी कंप्लेंट दुरुस्त पाई गई। वो सो मोटो पावर्स भी रखता है कि वो अगर कहीं से गुजर रहा है तो उसने देखा है या वो खुद कहीं पे गया है ख़रीदने के लिए कोई चीज़, तो वो मौके पे भी एक्शन ले सकता है। उसको ये इख्तियार दिया गया है इस लॉ के तहत। उसके अलावा जब आपने कंज्यूमर कोर्ट में जाना है या उसमें आपने प्रोटेक्शन काउंसिल में जाना है तो आपने एक लीगल नोटिस देना है उस मैन्युफैक्चरर को या उस सर्विस प्रोवाइडर को। आपने सेलर को यानी कि बेचने वाले को नहीं देना लीगल नोटिस। ये बात जहन नशीन रखें, इसको याद कर लें, नोट कर लें। आपने सर्विस प्रोवाइडर और आपने वो मैन्युफैक्चरर के को लीगल नोटिस देना है। और जो लीगल नोटिस आप देंगे उसके 15 दिन के अंदर अंदर उस मैन्युफैक्चरर ने, उस सर्विस प्रोवाइडर ने आपको रिप्लाई बैक देना है, जवाब देना है आपको।
अगर वो जवाब देता है तो फिर आपने कोर्ट के अंदर प्रोसीडिंग्स करनी है, या प्रोटेक्शन काउंसिल के अंदर, या वो जो अथॉरिटी है उसके अंदर। अच्छा, वो जो जवाब आपको देगा, उससे पहले जो आपने नोटिस करवाना है किसी कोरियर सर्विस के थ्रू, वो सर्विसेज डिफरेंट हैं। डीएचएल है, या उसके अलावा एलसीएस है, या एडी कोरियर है, या यूएमएस है। आपने ड्यूली सर्व्ड करवाना है, या एक्नॉलेजमेंट ड्यू भी करवाना है। उसका मतलब ये है कि आपने जो कोरियर सर्विस करवाई, तो जब वो कोरियर सर्विस वाला जाएगा तो वो उसको रिसीव करवा के एक्नॉलेजमेंट करवाने के बाद आपको आकर एक और रसीद देगा, एक्नॉलेजमेंट ड्यू जिसे कहते हैं, कि ये मैं रिसीव करवा के आ गया हूँ। अगर वो बैक आपको रिसीविंग की नहीं देता तो आप अदालत में नहीं जा सकते उसके ख़िलाफ़। उसके अलावा बड़ी इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि जो कंज्यूमर है वो जब कोई चीज़ परचेज़ करता है, अगर उसको आपने कमर्शियल यूज़ के लिए इस्तेमाल किया है तो आप कंज्यूमर कोर्ट में नहीं जा सकते, या रीसेल के लिए किया है तो आप कंज्यूमर कोर्ट में नहीं जा सकते। मिसाल के तौर पर, आपने एक गाड़ी ख़रीदी, गाड़ी ख़रीदने के बाद आपने उसको उसका इस्तेमाल जो है वो टैक्सी के लिए किया, रेंट आउट कर दी वो गाड़ी, तो वो गाड़ी कुछ डैमेज हो जाती है या कुछ इशू बन जाता है तो आप कंज्यूमर कोर्ट में अब नहीं जा सकते, क्योंकि आप उसको कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए ये लॉ इजाज़त नहीं देता कि आप कंज्यूमर कोर्ट में आएँ। उसके अलावा ये लॉ जो है प्रोहिबिट करता है बेट किस्म की एडवर्टाइजमेंट को। अब बेट किस्म की एडवर्टाइजमेंट क्या है? आप कोई ऐसा इश्तहार दे दें जो काबिल कबूल ना हो, या जो किसी चीज़ को फंसाने के लिए हो और आपके पर्सनल बेनिफिट के लिए हो। मिसाल के तौर पे फ़ायज़ा ब्यूटी क्रीम की आप एग्ज़ाम्पल ले लें, आप फेयर लवली की ले लें, 7 दिन में रंग गोरा कर देगी, 8 दिन में रंग गोरा कर देगी, 30 दिन के अंदर रंग गोरा कर देगी। ऐसी चीज़ें पॉसिबल नहीं होती। वक्ती तौर पे कोई फ़ायदा दे रही होती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म वो नुकसान दे रही होती हैं। इन चीज़ों के अगेंस्ट भी आप कंज्यूमर कोर्ट में आएंगे, अदालत में आएंगे आप। उसके अलावा आप अक्सर रोड पे जा रहे हैं तो रिक्शे के पीछे लिखा होता है 90 दिन के अंदर हम आपको 9 बैंड ले देंगे, 8 बैंड ले देंगे, 7 बैंड ले देंगे। इनके ख़िलाफ़ भी आप कंज्यूमर कोर्ट में आ जाएंगे। इन चीज़ों के अगेंस्ट आपने ऑनरेबल कंज्यूमर कोर्ट में आना है। हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये कंज्यूमर अदालत बनी हुई है, ठीक है। उसके अलावा ये जो जज साहिब हैं ये डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज होते हैं। कुछ डिस्ट्रिक्ट में अगर वो नहीं है तो ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की पावर्स डेलीगेट करके या उसको इख्तियार दे देती है, दायरा इख्तियार समात का दे देती है कि आप कंज्यूमर कोर्ट के भी केसेस सुन सकते हैं, तो वहाँ पे आप ये दायर कर सकते हैं। अब जो ओब्लिगेशन या आप मैन्युफैक्चरर हैं वो उनमें ये उसके ओब्लिगेशंस में शामिल है कि वो जो आपको रसीद दे जब आप कोई चीज़ परचेज़ करते हैं, उसके ऊपर उसकी डिटेल दे कि हमारी एक्सपायरी ये है, इसकी कंपनी ये है, इसमें इंग्रेडिएंट्स हमने ये इस्तेमाल किए हुए हैं। इसके अलावा रिटर्न एंड रिफ़ंड पॉलिसी भी उसकी होनी चाहिए, वापसी के हवाले से उसकी पॉलिसी क्या है। अब अदालत के अंदर जो आपने रिलीफ़ लेना होता है उसके हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अदालत आपको रिलीफ़ क्या दे सकती है। अदालत जो है वो आपको रिलीफ़ देने के लिए जो लिटिगेशन की आपके एक्सपेंस आते हैं वो दे सकती है। एक्चुअल जो आपको नुकसान हुआ, लॉस हुआ है वो दे सकती है। लायर की फ़ी जो है वो अदालत आपको दे सकती है। डैमेजेस के लिए आप इस कोर्ट के अंदर नहीं आ सकते। डैमेजेस के लिए आपके पास अलहदा फोरम है और वो सिविल कोर्ट है। आपने अदालत में 30 दिन के अंदर अंदर जाना होता है। अगर आप नहीं गए तो अदालत के पास मज़ीद ये इख्तियार है, अदालत अपनी पावर्स यूज़ कर सकती है, मज़ीद वो आपको 30 दिन दे सकती है इसके लिए। तो आपने बहरहाल अदालत के पास एक बड़ा सिंपल लॉ है कि जैसे ही आपके नॉलेज में ये बात आई है आपने फ़ौरन अपनी लीगल एक्टिविटीज़ स्टार्ट कर देनी है। लीगल नोटिस देकर, लीगल नोटिस के फ़ौरन बाद जब 15 दिन के अंदर अंदर आप वो रिप्लाई देता है या नहीं देता तो आपने अदालत में चले जाना है। अदालत में आपने प्रॉम्प्ट जाना है, फ़ौरन अदालत में जाना है। आप उसमें डिले जितना करेंगे वो आपके लिए नुकसान होगा। उसमें अदालत ने ये 6 माह के अंदर फ़ैसला करना होता है लॉ के अंदर, लेकिन
बाज़ औक़ात एविडेंस लेट हो रही होती है, सम टाइम वकील जो है वो किसी मजबूरी की वजह से नहीं आ पा रहा होता एक दो डेट्स पर, या क्लाइंट की कोई मजबूरी होती है वो क्लाइंट एविडेंस पे नहीं आता, या वो मुसालहत के लिए दो चार डेटें दोनों पार्टीज़ मांग रही होती हैं, तो वो केस जो है लिंगर ऑन हो जाता है। तो वो केस लिंगर ऑन मीन कि थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, लंबा हो जाता है, उसको 1 साल लग जाता है, 1.5 साल लग जाता है। तो लेकिन ये स्पीडी बहरहाल रेमेडी है, ये जल्द अज जल्द जो है वो डिसाइड होने वाली रेमेडी है। उसके अलावा जो है ये एक्सप्रेस वारंटी उसके ऊपर मेंशन करना बड़ा ज़रूरी है इनका, जिससे आप मैन्युफैक्चरर का जो चीज़ आप परचेज़ कर रहे होते हैं। उसके अलावा स्टैंडर्ड जो है, मिसाल के तौर पे जो चीज़ों का स्टैंडर्ड होता है, आपने एक पेट्रोल पंप के ऊपर जाएं, आप देखें कि वहाँ पर एक टक शॉप बनी है, एक मस्जिद बनी है, एक वाशरूम बना है, उसके अलावा एडमन ऑफिस बना है, टायर शॉप बना है। अगर इसके एसओपीज़ पेट्रोल पंप्स के नहीं हैं, आप किसी जगह पर बनाना चाहते हैं, तो आप वही स्टैंडर्ड जो सोसाइटी के अंदर एसओपीज़ के तहत अडॉप्ट किया गया है वही अडॉप्ट करेंगे जो वहाँ पे अडॉप्ट है। उसके अलावा जो ड्यूटी ऑफ डिस्क्लोजर है, जो भी चीज़ें हैं आप ख़रीद रहे हैं उनके ऊपर डिस्क्लोज़ करना, उनकी तमाम चीज़ों का कि इसकी डेट्स, उसके इंग्रेडिएंट्स, ये तमाम चीज़ें उस मैन्युफैक्चरर की, उस सर्विस प्रोवाइडर की, उनकी तमाम की ये ज़िम्मेदारी है। इन तमाम चीज़ों का सारफ ने ख्याल रखना है परचेज़ करते वक्त, और जो है उसको जब आप ले के आएँ आपने वो कंपनी की रसीद, ये तमाम चीज़ें अपने पास महफूज रखनी हैं, ताकि आप कल को किसी फॉर्म के ऊपर इन 3 फॉर्म्स के ऊपर, जो 3 फॉर्म्स हैं उनके अगेंस्ट किसी रेमेडी को आप अडॉप्ट कर सकें, उनके ख़िलाफ़ आप प्रॉपर जो है वो लीगल कार्रवाई कर सकें, आपको रिलीफ मिल सकें। आप मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।